हेलो दोस्तों। देखिए, ग्रुप के सभी लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि ऐसा ही निबंध करते रहे, ऐसा ही आप पेपर कर दिए, तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। जिन लोगों में कमियां हम बता रहे हैं वो अपनी कमियां सुधार लें। उन्हीं में से एक निबंध, जैसे कहते हैं ना कि सागर में से मोती निकालना, तो इतना अच्छा अच्छा निबंध आप लोगों ने लिखा कि उसमें से एक निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है उनमें से एक मैं आपको दिखाता हूँ। केरल पे बाढ़ पे निबंध हमने बोला था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 99% चांसेस हैं पूछे जाने के आपदा वाले सेक्शन में। अगर नहीं भी आता है आपदा में, अगर बाढ़ आता है या फिर आपदा आती है, तो आपको केरल बाढ़ का जिक्र करना ही करना है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। देखिए, इस निबंध में वो सब चीजें हैं जो हमने आपको वीडियो में बताई थी, अपने निबंध वाले वीडियो में, कि आप निबंध अच्छा सर्वश्रेष्ठ निबंध कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहले इन्होंने फ्रेमिंग करके बता दिया कि ये निबंध में बताने क्या वाले हैं, अर्थात परिचय, फिर कारण, अर्थात केरल में जो बाढ़ आई उसके कारण क्या है या बाढ़ के क्या कारण है, इसका परिणाम क्या हुआ, फिर किए गए प्रयास, प्रयास क्या किए गए राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य द्वारा, अर्थात केरल द्वारा जहां पे बाढ़ आई थी, चुनौतियां क्या हैं आगे के लिए, और अपेक्षित कदम क्या उठाने चाहिए, उपसंहार। ठीक है, तो बस यहां पर आपने बता दिया कि आप क्या करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज होती है, फ्रेमिंग से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इन्होंने पंक्तियों से बहुत अच्छी पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं। हर आंख नम है यहाँ, हर शख्स शायद रोया है, जाने कितने आशियाने बह गए, कितनों ने जीवन खोया है, चलता फिरता केरल मेरा, देखो पानी पे सोया है। तो आप लोग यह मत करिएगा कि एक ही देख कर, जैसे आपने ये देखा तो हर कोई वही लिख दे। आप लोग अपने से बना लीजिए इस तरह की पंक्तियां, बहुत ही प्रभावशाली पंक्ति है ये। और केरल में आई बाढ़ की आपदा को बयां कर रहा है ना, सजीव चित्रण जैसे हो रहा है इस पंक्तियों, इन पंक्तियों को पढ़ करके। तो यही है जो प्रभाव डालती है निबंध की। ये शैली सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। फिर यूं तो प्रत्येक वर्ष मानसून के आगमन के साथ भारत के किसी तटीय या मैदानी राज्य में बाढ़ का आना लगभग तय होता है। सामान्यतः उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र के राज्य अधिक प्रभावित होते हैं, परंतु इस बार भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में अपतटीय राज्य केरल बाढ़ग्रस्त रहा। ईश्वर का अपना देश कहा जाने वाला केरल राज्य में बाढ़ इस कदर से अपना कहर बरपाया था, लिखना था इनको, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कि पूरा राज्य शोक मग्न हो गया था। अब यहां पे इन्होंने 5-6 लाइनों में बता दिया कि केरल में बाढ़ आई थी, केरल में आपदा आई थी। ठीक, अब अर्थात परिचय इन्होंने दे दिया, तो परिचय इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, इन पंक्तियों के माध्यम से ही बहुत अच्छा परिचय दे दिया। फिर इन 4-5 लाइनों में बता दिया क्या हुआ था। फिर सामान्यतः बाढ़ तब आती है जब नदी, झील, तालाब या किसी जलाशय का जल तट से ऊपर होकर अस्थायी रूप से बहने लगता है। यह अधिक, देखिए बाढ़ के बारे में बताया, बाढ़ कब आती है, यह अधिक वर्षा अथवा उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था के अभाव के कारण होता है। यद्यप केरल बाढ़ के पीछे अनेक कारण हैं, परंतु इसमें मानव जनित अन्य कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल का मौसम अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। यहां लगभग 286 दिन वर्षा होती है, परंतु इस वर्ष 1 जून से 31 अगस्त तक सामान्य से 41% अधिक वर्षा दर्ज की गई। इससे केरल में प्रवाहित होने वाली कुल 44 नदियों में अतिशय वर्षा जल की उपलब्धता ने बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी। पश्चिमी घाटों में संसाधनों का अविवेकपूर्ण, अवैध व अनियंत्रित दोहन भी होता रहा। तो फिर अब मर्यादा न सिखाओ मेघों की बरसने की, जब खुद ही तबाह करते रहे ताउम्र धरोहर धरा की, वाली अवधारणा क्यों न भयानक रूप ले। तो बहुत ही सुंदर पंक्ति और बहुत अच्छे स्थान पर इन्होंने रखी है, कारण बताने वाली। तो वर्ष 2010 में माधव गाडगिल की अध्यक्षता में जो समिति थी उसने चेताया था इस ऐसी आपदा के लिए, तो उसका यहाँ जिक्र बहुत जरूरी था, उन्होंने किया है। वर्ष 2010 में माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट को संवेदनशील बताते हुए सभी अवैध खनन, निर्माण कार्य एवं वनों के विनाश रोकने हेतु अनेक सुझाव दिए गए थे, जिसका राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया।
चूंकि पश्चिमी घाट एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हुए अवैध खनन एवं निर्माण कार्य इत्यादि के कारण भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई रिपोर्ट्स आई थी, इसमें यह भी सामने आया था कि केरल में यह स्थिति है कि इसको राज्य सरकार ही बढ़ावा देती है ऐसे खनन को। तो वहां रोके कौन फिर? राज्य सरकार का कार्य तो उसको रोकना है, लेकिन राज्य सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, तो वो कैसे रुकेगा? तो अभी केरल में बाढ़ आने के बाद यह चिंताजनक बात ये जो थी अभी जो है सोचनीय हो गई है। अब लोग सोच रहे हैं, अब तरह तरह के कानून बनाने की बात हो रही है, ठीक है ना। इतना आपदा झेलने के बाद, इतनी बड़ी आपदा झेलने के बाद, तो इसके अतिरिक्त उपयुक्त समिति के सुझावों पर भी कोई अमल नहीं किया गया। इसके परिणाम सबके सामने भयानक रूप लेकर आया। केरल राज्य के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 53 बांध एवं बड़े जलाशय हैं जिनकी बिना सूचना के जल को छोड़ना पड़ा। साथ ही केरल में बाढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में तमिलनाडु राज्य को मुल्लापेरेर बांध से पानी छोड़े जाने को उत्तरदायी ठहराया है। केरल में आई भयानक बाढ़ से, देखिए ये सब कारण इन्होंने बता दिया। फिर केरल में आई भयानक बाढ़ से अपार जान माल की क्षति हुई है, कई सौ लोग काल के गाल में समा गए तथा करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। उस समय हर शख्स शायद यही कह रहा था, बहुत हुआ अब थम जा मेघ, सूखा पड़ा जहां वहां भी देख, अति हो चली तेरे तूफान की, बस कर नीरे, अस्तित्व धरा का मिट रहा। देखिए कहीं जलवायु परिवर्तन कारण क्या हो रहा है कि कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा हो जा रही है, बाढ़ आ जा रही है, बाढ़ की कंडीशन आ जा रही है, और एक भाग में सूखा आ जा रहा है। तो ये कंडीशंस, ये स्थितियां अब ज्यादा हो रही हैं। पहले कभी कभार सुनने को मिलता था, अभी लगभग प्रतिवर्ष ऐसी स्थिति आ जा रही है। तो मानव जो क्रियाकलाप हैं, कार्यविधियां हैं जलवायु को परिवर्तित करने वाली, वो कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो जिनको रोकने की बात की जा रही है, किस तरह से उनको कम किया जाए, उनके प्रभाव को कम किया जाए, किस तरह से पर्यावरण अनुकूल बिहेव करे मनुष्य, ताकि जो डिसबैलेंस हो गया है उसको फिर से बैलेंस किया जा सके, संतुलित किया जा सके। चूंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर चलता है, इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में अगर संकट आया है तो उसमें हमारा देश संगठित होकर उस समस्या का समाधान ढूंढता है। केरल बाढ़ के समय सभी राज्यों, शिक्षण संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि प्रकार से राहत कोष जमा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की घोषणा राष्ट्र द्वारा की गई थी। नौसेना के दक्षिणी कमांड द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता व बचाव के लिए ऑपरेशन मदद चलाया गया। यहां पे देखिए ग्रामेटिकल थोड़ा थोड़ा मिस्टेक इन्होंने कर दिया है। जैसे इन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत कोष व राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की घोषणा राष्ट्र द्वारा की गई, तो राज्य सरकार के लिए यहां पर लिखिए, द्वारा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इनको सुधारिए। नौसेना के दक्षिणी कमांड द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता व बचाव के लिए ऑपरेशन मदद चलाया गया। इसके अतिरिक्त केरल राज्य द्वारा 40 हेलीकॉप्टर, 31 विमान, 122 बचाव दल, रक्षा बलों के 18 चिकित्सा दल आदि विभिन्न उपकरणों एवं बलों की मदद ली गई। देखिए तथ्यों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है ये। इन सभी के द्वारा बाढ़ से घिरे इलाकों से सफलतापूर्वक 60,000 लोगों को निकालकर उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। देखिए जो भी तथ्य आप प्रयोग करें वो एकदम सही होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है, केरल की बाढ़ त्रासदी को देखते हुए हमें आपदा के पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। हालांकि इस क्षेत्र में चुनौतियां ढेर सारी हैं, यथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, पड़ोसी राज्यों का तालमेल न होना तथा भौगोलिक स्थिति जैसी अनेक हैं। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें उचित प्रयास करना पड़ेगा। यदि हम अभी वक्त है, आओ मिलकर आज कसम खाते हैं, नदी नहरों की गाद निकालें, सबको समझाते हैं, काटेंगे अब और नहीं हम पेड़ नदी के तट के, बाढ़ प्रदूषण से रक्षा हम मिलकर करेंगे जगत की, का संकल्प लेते हैं तो अवश्य ही कुछ हद तक समस्याएं दूर होंगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि केरल की हाल में बाढ़ त्रासदी ने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्या कारण है कि देश बाढ़ से निपटने में सक्षम नहीं हो पा रहा है? यह सत्य है कि बाढ़ को रोकना संभव नहीं है, लेकिन बाढ़ से पूर्व, बाढ़ के बाद उचित प्रबंधन की तैयारी कर जन समुदाय को जागरूक कर सतत विकास संकल्पना पर आधारित विकास कार्यों का बढ़ावा देकर एवं बाढ़ चेतावनी प्रणाली को विकसित कर
इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन दे दिया। तो दो कमियां इसमें थी बस। वो कमियां क्या थी? पहली कमी थी कि थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। दूसरी कमी थी पैराग्राफ, हमने आपको बताया था कि लाइनिंग करिए, जहां से जैसे ये आपने यहां पे शुरू किया ना, इसको यहां से शुरू करना चाहिए, तो ये लाइन में आ जाता है ना। तो इसी लाइन में आप अगला पैराग्राफ भी, तो सब बहुत ही सुंदर दिखता। जब आप देखते पूरी कॉपी को एक साथ तो बहुत ही खूबसूरत दिखता, और खूबसूरत राइटिंग भी है इनकी। तो राइटिंग जिनकी सही नहीं है वो थोड़ा सा दूर दूर करके लिखें, ताकि समझ में भी आए, अच्छा लगे देखने में। ठीक है ना? ऐसा जरूरी नहीं सबकी राइटिंग अच्छी हो, और राइटिंग का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तब अवश्य प्रभाव पड़ता है जब आपकी राइटिंग समझ में ही ना आए, आपने क्या लिखा है यही नहीं समझ में आए। तो पढ़ने में आना चाहिए, दूर दूर होगा तो थोड़ा आसानी होगी, ज़्यादा आंख जो है गड़ानी नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें प्लस पॉइंट रहेंगी। ठीक है। केरल बाढ़ पे, वैश्वीकरण पे, और एक और टॉपिक था डिजिटल इंडिया पे, ढेर सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे। तो चूंकि हम बाकी पर दे चुके हैं, इसलिए केरल बाढ़ पे बहुत आवश्यक था देना। तो आप लोग देख लीजिए और इसी तरह का प्रयास करिए प्रत्येक निबंध में। पहला पैराग्राफ तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो जान होता है पूरे आपके निबंध की। तो यहाँ पे आप होमवर्क करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। पहले पैराग्राफ पे जितना हो सके होमवर्क करिए, बाकी तो आपके नॉलेज पे डिपेंड है, आप जितना अच्छा लिख लो। लेकिन पहले पैराग्राफ पे जितनी कोशिश हो सके उतनी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट दोस्तों।